हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट। इस टॉपिक को समझने से पहले हम 11th क्लास के कुछ एक दो पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं, हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, आपने देखा होगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको जो बंदा होता है सोल प्रोप्राइटर वही इसको ओन, कंट्रोल और मैनेज करता है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, इसमें एक्टिव पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स इसको मैनेज करते हैं। ये जो टर्म है ना मैनेजमेंट, ये ज्यादा कॉमन अगर देखें ना हम, तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं मैनेजमेंट को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा दैट व्हाट मैनेजमेंट डज, मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस, मैनेजेस द बिजनेस। अब ये क्या हो गया, मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस, दैट मींस इट टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फ्रेम करना, जो पॉलिसीज है उनको फ्रेम करना, जो बजट है उसको फ्रेम करना, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है बिजनेस के वो कौन लेती है, मैनेजमेंट लेती है। सो आई कैन से दैट मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस, और इट इज द डिसीजन, दैट इज इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द बिजनेस, डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्लियर हो गया आपको? सो मैनेजमेंट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट, अब मैनेजमेंट डिसीजन तो लेती है, क्या डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस करती है जो उसके डिसीजंस बनते हैं। अब फंक्शंस को हमने ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। सो मैं दूसरा पॉइंट यहां पर लिखूंगा दैट management is a process, management is a process। अब मैंने कहा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, सो व्हेन वी डिफाइन समथिंग एज अ प्रोसेस इट मींस दैट देयर वुड बी सम स्टेप्स और फंक्शंस इन इट। सो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है ना एज अ प्रोसेस, दैट इज प्लानिंग। कि मैनेजमेंट को जब हमने एज अ प्रोसेस डिफाइन किया, इसके कुछ फंक्शंस है। पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। Next one is staffing, then directing, and the last one is controlling। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, इसमें 5 फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इनको हम अभी एक एक करके समझेंगे। मैनेजमेंट के प्रोसेस को हम जब डिफाइन करेंगे तो अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे। पहला, मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस, दैट इज इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द बिजनेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 5 फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, क्लियर हो गए आप? पॉइंट नंबर 3 इज मैनेजमेंट is the mind of business। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा माइंड होता है, वो हमारी बॉडी को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है, ऐसे जो हमारे पास मैनेजमेंट है ना, इसको कहा जाता है माइंड ऑफ द बिजनेस। यहां पर आपको एक चीज समझनी है, मैनेजमेंट और वर्कर जो है ना, ये अलग अलग चीज है। मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करती है, खुद कोई काम नहीं करती। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन खुद ये कोई काम नहीं करता, इसका फंक्शन होता है सिर्फ कंट्रोल करना। ऐसे यहां पर जो मैनेजमेंट है, इट मैनेजेस द होल बिजनेस, बट ये खुद काम नहीं करती। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द माइंड ऑफ बिजनेस। Just as our mind coordinate and regulate our whole body, management manages the whole business। So we can say that management is the mind of business। Clear हो गया यहां पर आपको? इसके बारे में अगर इस पॉइंट को मैं और डिफाइन करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा मैनेजमेंट does not work themselves।
मैनेजमेंट खुद से काम नहीं करता, ये दूसरों से काम करवाता है। आपको बात समझ आ गई? सो ये हो गए 4 पॉइंट हमारे यहां पर। मैनेजमेंट डज नॉट वर्क देमसेल्व्स, दे मोटिवेट अदर्स टू डू द वर्क, ये दूसरों से काम करवाती है। अब अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें ना, मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा सेपरेट डिसिप्लिन बन चुका है आज। इसकी बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। अब मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ others effectively and efficiently. ठीक है? So this is the point number 5 which I will write here, that management is the art of getting things done through the efforts of others effectively and efficiently. So these are the points about management, and the last point is that management is the art of getting things done through the efforts of others effectively and efficiently. Now this is so these are the some points about management. Now we will discuss the process of management. The process of management will include these 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. If we deliberate furthermore, we can say that the planning जो है ना, ये planning आपके जो business studies है ना, उसमें एक separate chapter है, organizing भी एक separate chapter है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग चैप्टर्स है। सो यहां पर पहले हम क्या करेंगे काम, हम इसके प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, मैनेजमेंट के प्रोसेस को। ठीक है? सो मैनेजमेंट के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे काम, मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है ना, दैट इज प्लानिंग, हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है? प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग जो है यहां पर आप देखिए, ये प्रोसेस है ना मैनेजमेंट का, प्लानिंग क्या है इसका पहला फंक्शन, तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे इसको। जो प्लानिंग है, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया आपको? दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम डेली लाइफ में ही बोलते हैं हमें कहीं जाना, हमें वो प्लान बनाना, ये प्लान मतलब क्या हो गया, प्लान मतलब हो गया आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है? सो व्हाट वी कैन से दैट what management do in planning, they plan the business activities, what they have to do about the future. So इसको हम कैसे define करेंगे? In planning, the management decides what they have to do, when they have to do it, where they have to do it, who is to do it, and how is to do it. आपको बात समझ आई? सो यहां पर मैनेजमेंट में जो प्लानिंग है ना, मैनेजमेंट उसमें क्या काम करती है, ये कुछ चीजें डिफाइन करती है, ये बोलती है कि इनको क्या करना है फ्यूचर में। सबसे पहले आपको ये समझना है दैट प्लानिंग जो है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो यहां पर हम क्या करेंगे काम, जो हमारा प्लानिंग का फंक्शन है ना, इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू फ्यूचर, क्योंकि हम ना तो प्रेजेंट के बारे में कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ना ही हम पास्ट के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट ये जो प्लानिंग है ना, आपको ये समझना है, इट्स अबाउट फ्यूचर, इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है? तो हमने यहां पर लिखा दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और यहां पर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम, यहां पर ये डिसाइड करते हैं व्हाट दे हैव टू डू, when they have to do it, where they have to do it, how they have to do it, and who is to do it. So these are the things decided by management in planning, that what they have to do in future course of action, when they have to do it, where they have to do it, how to do it, and who is to do it. जैसे हम भी अगर हमें कोई प्लान बनाना होता है तो हम भी क्या करते हैं कि हम फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई प्लान, हमें कहीं घूमने जाना है, कोई इवेंट करना है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं हमें करना क्या है, व्हाट दे हैव टू डू। फॉर एग्जांपल वी हैव टू गो फॉर अ ट्रिप, ऐसे ही मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल डिसाइड कर वी हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, सो व्हाट टू डू, टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, व्हेन टू डू, ऑन द एप्रोप्रिएट टाइम, वेयर टू डू, जहां पर उनको लगता है उनका मार्केट है, हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे वो। ठीक है? एंड Who is to do it, ये कौन करेगा। बात आपको समझ आई? पॉइंट नंबर 3 मैं यहां पर लिखता हूं प्लानिंग के बारे में, दैट प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड,
प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्लानिंग जो है ना ये फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है, ना हम प्रेजेंट के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं ना पास्ट के बारे में। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। जब हम बोलते हैं ना प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, इससे हमें एक और पॉइंट की डेफिनेशन मिलती है कि जब ये फ्यूचर ओरिएंटेड है ना तो ये एक ब्रिज का काम करती है प्लानिंग, जो हमें हमारे प्रेजेंट स्टेट को हमारे फ्यूचर स्टेट के साथ कनेक्ट करती है। सो आई कैन से दैट planning is a bridge between where I am and where I want to go. In the context of business, I can say that planning is a bridge between where the business is currently and where the business wants to go. आपको समझ आया? So I can say that planning is a bridge between what? Between where the business is and where it wants to be. ठीक है? So we can say that planning is a bridge between where the business is and where it wants to be or where it wants to go. क्लियर हो गया आपको? ये हो गया कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का पहला फंक्शन। हमने देखा था इसमें 5 फंक्शन है। पहला हमने डिफाइन करा, पॉइंट नंबर 1 इज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड इसमें कुछ चीजें हम देखते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू इट, वेयर टू डू इट, हाउ टू डू इट, हु इज टू डू इट। एंड प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। And the last point is planning is a bridge between where the business and where it want to be in the future. ठीक है, एक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। The next point is organizing. ऑर्गेनाइजिंग में जाने से पहले हमें एक पॉइंट समझना है, जो बहुत सारे ऑथर्स है उनका ये व्यू है दैट स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर वन। दैट स्टाफिंग मींस ऑर्गेनाइजिंग द स्टाफ, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बट आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग अलग अलग चीजें। ठीक है, पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, जो दूसरा था वो क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। जो ऑर्गेनाइजिंग है ये प्लानिंग के बाद आता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा हमारे लाइफ में भी हम कभी बोलते हैं, अगर हम कोई इवेंट कोई कहीं पे हो रहा है तो हम बोलते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइज मींस टू प्रोवाइड एवरीथिंग नेसेसरी। ठीक है, तो हमने क्या करा था, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन था प्लानिंग करना, मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी इसके लिए हमें प्लान के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज है ना वो हम अरेंज करते हैं। अगर मैं वर्ड ऑर्गेनाइज की बात करूंगा तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है टू प्रोवाइड एवरीथिंग नेसेसरी। तो जैसा मैनेजमेंट ने पहले फंक्शन में प्लान करा था, ऑर्गेनाइजिंग में हम इसको जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज है ना इस प्लान के लिए वो हम अरेंज करते हैं। सो आई सेड दैट इन ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी डू, वी ऑर्गेनाइज द नेसेसरी रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है टू प्रोवाइड एवरीथिंग नेसेसरी। सो आई कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्गेनाइजिंग द नेसेसरी resources are arranged for the execution of the plans. क्लियर हो गया आपको पहला पॉइंट? ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करा जाता है काम, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का। फ्रेमवर्क मतलब यहां पर हर एक को बताया जाता है कि आपको किससे ऑर्डर्स लेने, किसको ऑर्डर देने हैं। अगर आप कभी किसी बैंक ब्रांच में विजिट करते हैं, आप देखोगे वहां पर जो मैनेजर है वो क्या करता है, जो वहां पर बाकी स्टाफ है उनको ऑर्डर्स देता है। ये एक फ्रेमवर्क बना है कि आपका हेड जो है वो मैनेजर है, उसके अंडर बाकी लोग काम कर रहे हैं। ये जो मैनेजर है इस ब्रांच का, जब हम एक बहुत सारे डिवीजन के देखेंगे तो इनका एक हेड होता है इन सारे मैनेजर्स का। बात आपको समझ आई? तो यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। उससे क्या होता है काम, उससे हर एक को पता चलता है कि उसको किससे ऑर्डर लेने, किसको ऑर्डर देने हैं। फिर से समझिए, आप एक बैंक में चले गए, ठीक है, बैंक की एग्जांपल लेते हैं हम। वहां पर आपने क्या करा काम, आप एक बंदे के पास चले गए, ये असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है। तो ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ना, इसके अंडर जो स्टाफ काम कर रही है उनको ऑर्डर्स दे रहा है, लेकिन खुद ये बंदा जो असिस्टेंट मैनेजर है ये किससे ऑर्डर ले रहा है, मैनेजर से ऑर्डर ले रहा है। तो एक फ्रेमवर्क बन गया। अगर मैं यहां पर इसकी एक रफ डायग्राम बनाऊं तो यहां पर देख लो आप, एक ब्रांच हमने लिया, बैंक का ब्रांच फॉर एग्जाम्पल।
तो यहां पर एक मैनेजर है, इसके अंडर 2 असिस्टेंट मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनके नीचे फिर बाकी वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ना बंदा, अगर हम इसके हिसाब से फ्रेमवर्क देखें, इसको पता है कि जो इसके नीचे काम कर रहा है ये उनको ऑर्डर दे रहा है, लेकिन खुद किससे ऑर्डर ले रहा है? मैनेजर से। बात आपको समझ, ये मैनेजर खुद अपने मैनेजर, उनका हेड होगा, उनसे ऑर्डर ले रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे हर एक बंदे को जो इस बिजनेस में काम कर रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट है या वर्कर है, उसको ये पता चले मुझे किससे ऑर्डर लेने, किसको ऑर्डर देने। इससे क्या होगा काम, जब इसको पता है मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको ऑर्डर देने, ये अपना काम आराम से कर पाएगा, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। बात आपको समझ आई? सो हम इन ऑर्गेनाइजिंग we establish a framework so that everybody knows from whom he has to take orders and to whom he can issue orders. क्लियर हो गया आपको? सो ऑर्गेनाइजिंग में हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, इससे हर एक बंदे को यह पता चलता है कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? एक और चीज अगर हम देखें, जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, इसमें हम रिसोर्सेज सारे अरेंज, वो हमने पहले ही पढ़ा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम पूरा जो बिजनेस है ना, इसको क्या काम करना है, फिर हम इस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में यही करते हैं, जब हम इसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कराना, इसके बाद हर एक बंदे को हम काम का एक एक यूनिट दे देते हैं। जब वो बंदा एक एक यूनिट काम करेगा, उस बंदे को हमने उस यूनिट को करने के लिए अथॉरिटी दे दी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, और अब वो उसके लिए अकाउंटेबल है। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आप बोलेंगे अगर काम है पूरे बिजनेस का तो एक बंदे को एक काम क्यों दिया जाता है? देखिए आपको मैं बताऊंगा, जब हम कभी बैंक पे जाते हैं ना, यूजुअली, क्योंकि बैंक की एग्जांपल इसलिए क्योंकि बैंक हम ज्यादा देखते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज तो वैसे है नहीं, तो बैंक आप इजीली जाते होंगे। तो बैंक में आप देखो, जो कैशियर होता है ना, अगर वो हाथ से भी कैश काउंट करेगा ना, वो बहुत फास्ट काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने बहुत सारे दिन वो काम किया होता है, अब उसको एक्सपर्ट बन गया, उसको एक्सपर्टीज आ गई होती है, वो एक्सपर्ट बन गया होता है इस काम में। सो इसमें एक और एलिमेंट है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि ऑर्गेनाइजिंग में हम पूरा वर्क क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, हर एक बंदे को दे देते हैं एक एक यूनिट उस काम करने का। ठीक है, उसको अथॉरिटी दे दी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और वो उसके लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, ये हो गए ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स। फिर से मैं कहूंगा, बहुत सारे ऑथर्स का ये भी व्यू है कि स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, ये एक ही फंक्शन है, बट दीज आर सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद द थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। ठीक है, अगर हम स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग जो है ना, ये तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, स्टाफ का मतलब हो गया, सबसे पहले आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं स्टाफ रूम, जैसे आपके हायर सेकेंडरीज में हम बोलते हैं। स्टाफ हो गया जो मैन पावर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, उसको हायर करना। ठीक है, तो स्टाफिंग सबसे पहला होता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मैन पावर, या इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। So staffing is concerned with hiring and selection, training, development of human resource. ठीक है, अगर मैं देखूं इसके बारे में दूसरा पॉइंट, मेन एम क्या है स्टाफिंग का? मेन एम है टू फिट इंडिविजुअल्स एंड जॉब्स। इंडिविजुअल्स एंड जॉब्स, दैट मीन्स जिस बंदे को जैसा काम आता है उसको वैसा ही काम देना। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एज अकाउंट्स टीचर हम हायर करेंगे, तो उस बंदे को करेंगे जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, जिसने एमकॉम करा होगा। बात आपको समझ आई? अगर मैं किसी आर्ट्स वाले को बोलूंगा अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली वो अगर खुद से पढ़ेगा भी, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं होगा जितना एक कॉमर्स का टीचर होगा या जिसने कॉमर्स में अच्छी खासी डिग्री ली होगी। सो वही है, इसका मेन एम है टू फिट इंडिविजुअल्स एंड जॉब। जैसे जिस बंदे को जैसी नॉलेज है उसको उसी हिसाब से जॉब देना। उससे क्या होगा, कल को जब बिजनेस इसको हायर करेगा, इसकी ट्रेनिंग पे कम खर्च आएगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी एक्विप्ड विद द
बेसिक थिंग्स। बात आपको समझ आई। पॉइंट नंबर थर्ड, अब जो ये स्टाफिंग है ना, ये खुद एक प्रोसेस है। प्लानिंग वो भी एक खुद एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग वो भी खुद एक प्रोसेस है, उनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इसमें स्टाफिंग में आता क्या है, इसमें आता है रिक्रूटमेंट, इसमें आता है सिलेक्शन, इसमें आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट and various other things. For example, compensation of the staff, retention of the staff is also an important फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, सो जब हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे उसको तभी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो अगर हम स्टाफिंग को डिफाइन, मैंने पहला पॉइंट बोला दैट द मेन फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज टू हायर ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर फॉर द बिजनेस। द मेन एम ऑफ स्टाफिंग इज टू फिट इंडिविजुअल्स एंड जॉब्स। ठीक है, एंड द थर्ड इज इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एटसेट्रा। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूँ ना स्टाफिंग को, तो मैं बोलूंगा the main purpose of staffing being there in management is to select the right candidate for the right job at the right time. क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया कौन सा फंक्शन हमारा, ये हो गया स्टाफिंग का फंक्शन। इसके बाद फंक्शन नंबर 4 है, दैट इज डायरेक्टिंग। फंक्शन नंबर 4 इज डायरेक्टिंग। ठीक है, हमने अभी तक 3 फंक्शन देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सबसे पहले इसका अगर मैं मीनिंग देखूं ना वर्ड का, इसका मतलब होता है मूविंग इनटू एक्शन, मूविंग इनटू एक्शन। सो अभी तक हमने देखा, हमने प्लान बनाए, हमने और रिसोर्सेज अरेंज करे, हमने स्टाफ हायर करा। नाउ इट्स टाइम टू डू द वर्क। यहां पर डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं काम करने के लिए। हमने पहला पॉइंट यहां पर देखा, डायरेक्टिंग मींस मूविंग इनटू एक्शन। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टिंग इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि आपको ये समझना है एक्चुअल जो काम है ना वो यहां पे होता है। ठीक है, यहां पर किस में काम होता है, डायरेक्टिंग में काम होता है। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को बताया जाता है उनको क्या काम करना। हमने देखा प्लानिंग में हमने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स अरेंज करे, स्टाफिंग में स्टाफ हायर कर दिया। यहां पर एक्चुअल में काम होता है। सो डायरेक्टिंग, इन डायरेक्टिंग व्हाट वी डू, वी इशू इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग मींस मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड वी कैन से दैट डायरेक्टिंग हेल्प्स अस इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू एक्शन। अभी तक प्लान के हिसाब से काम हो रहा था, अब यहां पर काम होगा। सो डायरेक्टिंग हेल्प्स अस इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू एक्शन। बात आपको समझ जाए, ये इजी है बहुत ज्यादा। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्टिंग इज हैविंग 4 एलिमेंट्स। आगे हम उनको सेपरेटली डिफाइन भी करेंगे। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है, 4। पहला सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया आपको? सो कितने एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, 4। कभी ऑब्जेक्टिव आता है डायरेक्ट नेम या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, नेम द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। 5 ही पॉइंट है डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग मींस मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। In directing, instructions are given to employees, and directing helps us to convert plans into action, and directing is having 4 elements: supervision, leadership, motivation and communication. ठीक है, clear हो गया? So the last function is controlling. ठीक है, so the last function of management is controlling. ठीक है, पहला पॉइंट इसके बारे में, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नोन एज मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए थे एम्प्लॉइज को रिगार्डिंग द वर्क, हाउ दे हैव टू एग्जीक्यूट द वर्क, यहां पर जो कंट्रोलिंग है इसमें हम उनको मॉनिटर करते हैं whether they are doing the work as per our established standards or not. So first point about controlling is it is the monitoring function of management. It is the last function of management but the very important function of management. Controlling में हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे प्लान में कोई डिफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम थी, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग से हम जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं हमें पता चलता है वेदर आवर प्लान वाज फुल प्रूफ और नॉट, इफ देयर वर एनी डिविएशंस, और यह प्लान आज हमारा अच्छा नहीं था तो हम क्या कर, जो हम नेक्स्ट प्लान बनाएंगे उसमें हम प्लान को एडजस्ट ऐसे करेंगे कि जो भी हमारी वीकनेस थी वो हम ओवरकम कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज द मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब कंट्रोलिंग जो है ना, इसको दूसरा पॉइंट अगर हम डिफाइन करें, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं काम, कंट्रोलिंग में सबसे पहले हम एस्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। ये हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में अच्छे से डिफाइन करेंगे। स्टैंडर्ड्स मींस हम एक, जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, उनको कितना काम करना है। ठीक है, एस्टैब्लिश हो गया स्टैंडर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं काम, जो हमारे पास एम्प्लॉयज है हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। The point number third is then we compare the above two, and if there are any deviations we take the corrective। आराम से समझिए। अब मैंने बोला पॉइंट नंबर सेकंड में हमने बोला कि जो कंट्रोलिंग है इसमें हम स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानूं हमारे पास 10 एम्प्लॉयज है, मैंने हर एक एम्प्लॉय को बोला कि आपको दिन में 5 यूनिट्स काम करना है। कितना करना है? 5। ठीक है, हो गया पहला एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया 5। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने हर एक की परफॉर्मेंस देखी, मैंने देखा हमारे पास एक बंदा है ए, ये इसने 4 यूनिट्स का काम किया, हमारे पास बी है इसने 5 का किया, हमारे पास सी है इसने 6 का किया। हमारा स्टैंडर्ड कितना है? हमारा स्टैंडर्ड है 5। अब ये जो बी है, यहां पर बी की बात करते हैं, इसने बराबर 5 अचीव करा है। ठीक है, जब हमने कंपेयर करा हमें पता चला हमारा स्टैंडर्ड था 5, इसकी परफॉर्मेंस भी है 5। ये ठीक है, इस बंदे ने अच्छा काम। जो सी है इसकी परफॉर्मेंस और हमारा जो स्टैंडर्ड है ये उससे ज्यादा ही आगे है। वो ए जो है इसने 4 यूनिट्स का काम किया, ज्यादा वेरिएशन नहीं। यहां पर एक और बंदा है डी, इसने 2 यूनिट्स का काम किया। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड को और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमें पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि यहां पर हमें मिल रही है डिविएशन। जितना हम आउटपुट चाहते थे उतना नहीं है, यहां पर भी डिविएशन है, लेकिन यहां पर डिविएशन थोड़ी कम है, यहां पर डिविएशन बहुत ज्यादा है। सो यहां पर हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर इस एम्प्लॉय का आउटपुट नहीं मिल रहा है ज्यादा तो हम इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन अगर ये फिर भी रिलक्टेंट है काम करने, इसका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, देन वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। हम इसको बोलेंगे हाँ जी आप अच्छे से काम करो, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बोला तीसरा पॉइंट था कंपेयर करना, तो चौथा पॉइंट जो है ना, हम अगर कोई डिविएशन है उसको हम करेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां। और अगर मैं लास्ट में डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा जो कंट्रोलिंग है, इट मींस हमने यहां पर देखा, हमने स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करा, उसके बाद मेजर करा उन दोनों का परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करा, और अगर कोई डिविएशन मिली तो उसको करेक्ट करते हैं। सो आई कैन से दैट कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट and correction of performance of subordinates। क्लियर हो गया आपको। सो यही 3 पॉइंट है कंट्रोलिंग के बारे में, और मैनेजमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया। पहला, कंट्रोलिंग इज आल्सो नोन एज मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट वी डू इन कंट्रोलिंग, वी एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स फॉर द वर्क, देन वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ आवर एम्प्लॉयज एंड आवर एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, then we measure the actual performance of the employees and compare it with our established standards, and if there are any major deviations we take the corrective actions. That is why we say that controlling also means measurement and correction of performance of subordinates. I hope this was clear to you. Thank you so much.